फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कैसी कौन सी कंडीशन है जिसपे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। वैसे तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस हमारे पास कोई भी पाथ होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो वैसे तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसपे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स डायरेक्शन में विदाउट कमिंग बैक, यानी कि एक ही फिक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस वक्त जो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, Is it necessary when the acceleration of a body is zero, then its velocity is also zero? कि क्या ये ज़रूरी है कि जब बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी आएगा इज़ ज़ीरो, देन इट्स वेलोसिटी इज़ आल्सो ज़ीरो। कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। ये क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ कि एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। और ऐसा क्यों है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है जबकि वेलोसिटी है? तो अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन में ये था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आए। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो रिजल्ट क्या निकला? इफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, Under what condition the velocity of a body is zero but its acceleration has some value? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसपे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो? तो ऐसा पॉसिबल है। Yes, an object have zero velocity and still have acceleration. क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन इसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हो? हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हम सडनली एक फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट को रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की ट्राई करती है। ठीक है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ऐसी एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाने की ट्राई करती है। ब्रेक तो जस्ट उसको स्टॉप करेगी ना, हम एक और फोर्स अप्लाई करते हैं जो उस कार को सडनली बैक की तरफ ले जाने की ट्राई करे। तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो था, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो मूव करते करते कुछ देर के लिए रुकता है, उसके बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिस इंस्टेंट के लिए वो रुकेगा उस इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई लेकिन उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हुआ। अगर आप एग्जांपल में देखें तो एक बॉडी है जो प्रोजेक्ट की गई है वर्टिकली अपवर्ड। हम सपोज बॉल कह देते हैं, बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया तो वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, उस बॉल की स्पीड ज़ीरो हो जाती है, लेकिन वो एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड उसका एक्सेलरेशन क्या है? उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा था
तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा था, अर्थ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जीरो हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन उसका जीरो नहीं हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पर भी उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, दोबारा आपको यहाँ पर समझा देते हैं। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी, उसको मास कहते हैं। मास और फोर्स, वेट क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ किसी ना किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, वेट का नाम देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है। मास का एसआई यूनिट केजी है, किलोग्राम, और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। हम ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर जी की वैल्यू जीरो हो चुकी है, वहां पर जाकर किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करते हैं तो वो जीरो आएगा। 5th पॉइंट है, मास को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, जबकि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो हमारे पास जो इनर्शियल मास है उसकी डेफिनेशन क्या है, इनर्शियल मास बेसिकली रेशो होती है वो फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के अप्लाई करने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इन दो क्वांटिटीज की रेशो हमारे पास इनर्शियल मास कहलाती है। और जो ग्रेविटेशनल मास है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास होता है जो ग्रेविटी की वजह से हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो। इनर्शियल मास को मेजर किया जाता है उसको उस पे एक फोर्स अप्लाई करके जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, जबकि ग्रेविटेशनल मास जो है उसको मेजर किया जाता है टेस्ट करके, फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यानी कि उसको फ्रीली फॉल करवाया जाता है अंडर ग्रेविटी, तो उस वक्त हम उसका ग्रेविटेशनल मास फाइंड कर सकते हैं। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट का मूव करना जरूरी है, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पे, उस फोर्स के अंडर उस ऑब्जेक्ट का मूव करना जरूरी है। जबकि ग्रेविटेशनल मास में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन इसकी जो जहां पर मोशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसमें हम इस केस में कोई भी उसके ऊपर फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं कर रहे होते। 4th पॉइंट है, इनर्शियल मास को हम जिस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं वो m = F/a है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F = ma था तो m = F/a, और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल मास है उसको कैलकुलेट किया जाता है m = W/g से। W = mg, जो वेट का फार्मूला है उससे m = W/g। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। मेन डिफरेंस क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर किसी भी फिजिकल सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ मोशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ, जब अब हम वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 3 पढ़ी हैं उसमें देखें तो किसी भी फिजिकल सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ मोशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिस्क्राइब किया गया होता है। यानी कि उसमें इन टर्म्स ऑफ मोशन से मुराद वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था और डिस्टेंस था। ये 3 चीजें मोशन से रिलेटेड आ गई, और जो टाइम था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उन इक्वेशन में जो उनका बिहेवियर था इक्वेशंस का, उनको फिजिकल सिस्टम जो था उसको हम कर रहे थे उसकी मोशन को डिस्कस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जबकि लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो वो बेसिकली रिलेशनशिप है बॉडी और उस पे अप्लाई की गई फोर्सेस का, यानी या जो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, एंड इट्स मोशन इन रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उन फोर्सेस के अप्लाई होने से वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इस सारी सिचुएशन को लॉज ऑफ मोशन में डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाउ कैन यू डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? ये इनर्शिया में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है उस वक्त तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होके उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। तो इनर्शिया क्या था? इनर्शिया भी यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी स्टेट होती है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू देम, कि कोई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं जो उनमें चेंज लाई जा रही होती है उसको, जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है रेस्ट की या मोशन की उसको चेंज नहीं किया जा सकता इटसेल्फ जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, और यही सिमिलर स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? तो इसकी रीजन क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल हैं उन मैटर्स के लिए जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें और जिनका कुछ ना कुछ मास हो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं उन मैटर्स के लिए जो ऑक्युपाई करें कुछ स्पेस और जिनका कुछ ना कुछ मास हो। किसी भी मैटर के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रेवल करे स्पीड ऑफ लाइट से। और दूसरी रीजन क्या है कि मास चार्ज हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्पीड अप्रोच कर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट की। तो न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होता है जब मास कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो तब न्यूटन लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं। यही रीजन है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहे होते? तो रिएक्टिंग फोर्स बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव फोर्स होती है, एक फोर्स का रिस्पॉन्स होता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्टिंग फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे होगी और जो रिस्पॉन्सिव फोर्स है या रिएक्टिंग फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से होगी। जो रिस्पॉन्सिव फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से अप्लाई होती है एक्टिंग फोर्स के रिएक्शन के तौर पर, और वो तब तक रहती है जब तक कि हम एक्टिंग या अप्लाइड फोर्स रिमूव ना कर दें। हेंस एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे होते हैं। रिएक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड दे एक्ट सिमल्टेनियसली। कि जो रिएक्शन फोर्स है वो इक्वल होती है और ऑपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के, और वो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आइसोलेटेड सिस्टम that in an isolated system the total momentum of two or more bodies acting upon each other remains constant। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है दो या दो से ज्यादा बॉडीज का रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, उस वक्त तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। Therefore, momentum can neither be created nor destroyed। तो ना तो मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। इसमें u1 और u2 वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन m1 और m2 की,
और v1 और v2 वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन m1 और m2 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है? तो प्रिंसिपल ये है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें स्लोप जो है उसकी मदद से हम काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और उसमें एक स्लोप है तो उस स्लोप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद क्या है कि वो टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। एक ऐसा ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी का जिसमें जो ग्राफ है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो की गई है जो कि टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब ये है कि उस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज उसमें नहीं आ रहा, वेलोसिटी फिक्स है। तो इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विल अ बॉडी बी एट रेस्ट व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। क्या बॉडी रेस्ट पे होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो अप्लाई की गई है वो जीरो हो? तो नेट फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे इक्वल टू जीरो हो तो इसका मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के, उस नेट फोर्स के जो सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई हो। और जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। उसका हवाला दिया है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। अब अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो इनिशियली रेस्ट पे है और नेट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है वो जीरो है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी फोर्स अप्लाई करने से। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी पे वो जीरो है, तो जो बॉडी है वो कंटिन्यू करेगी स्टेट इक्वल मोशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, दैट डज नॉट मीन द बॉडी विल बी नेसेसरली एट रेस्ट। कि बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी पे वो जीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे होगी, क्योंकि हमने ये केस में डिस्कस किया है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है और उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो तब भी वो बॉडी कंटिन्यू करेगी इक्वल मोशन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ऑफ टू बॉडीज पॉसिबल। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन टू बॉडीज में कैसे पॉसिबल है? तो वन डायमेंशनल कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच बोथ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द मैसेज लाई इन वन लाइन। कि वन डायमेंशनल कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज वो क्या कर रही हो, लाइन कर रही हो वन लाइन में। यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद वो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहे हों, तो उसको हम वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन ए सिंगल डायमेंशन। और उस ऑब्जेक्ट के जो मोशन होती है उस पे जितने भी वेरिएबल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उसके साथ चेंज हो रहे हैं, वो सारे सिंगल डायमेंशन में उनकी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। When masses of both the bodies are equal, अब ये एक स्पेशल केस भी साथ डिस्कस किया है, जिक्र किया है उसका भी, कि अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, इक्वल है, तो कोलिजन के बाद वो जो मैसेज हैं वो चेंज कर लेते हैं अपनी वेलोसिटीज को। यानी कि ऑब्जेक्ट ए अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी को दे देता है और ऑब्जेक्ट बी अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए को दे देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है,
What will happen if a moving body with large mass collide with very small body at rest? क्या होगा कि अगर एक बॉडी जिसका लार्ज मैस है वो मूव कर रही है और वो कोलाइड करती है एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका मैस कम है और वो रेस्ट पे है। तो व्हेन हैवियर बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइटर बॉडी, एक हैवियर बॉडी है वो कोलाइड करती है एक लाइटर बॉडी से, लाइटर बॉडी रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद जो हैवियर बॉडी है वो मूव करेगी सेम वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, लेकिन जो लाइटर बॉडी है वो मूव करने लग जाएगी हैवियर बॉडी की निस्बत डबल वेलोसिटी से। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूफ के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी है बिगर बॉल की v, मैस जो है बिगर बॉल का कैपिटल M है और वो ग्रेटर देन है मैस ऑफ द स्मॉल बॉल m से, काफी ज्यादा है उसका मैस। यही तो बात की गई थी कि लार्जर एंड स्मॉलर, तो m जो है कैपिटल M ज्यादा मैस है और स्मॉल m स्मॉलर मैस है। कोलिजन के बाद क्या होगा कि v1 और v2 वेलोसिटीज हो जाएंगी उनकी रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हैवियर मैस था उसकी वेलोसिटी v1 है और कोलिजन के बाद जो स्मॉलर मैस है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो कंजर्विंग मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या हो जाएगा, mv इक्वल टू mv1 प्लस mv2। यहाँ पे स्मॉल m का जिक्र क्यों नहीं किया लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है उसको m से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है। इस वजह से वो हमने वैल्यू नहीं लिखी, जस्ट बिगर हैवियर मैस जो था उसको डिस्कस किया, mv इक्वल टू mv1 प्लस mv2। तो इसमें से v1 की जगह पर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या काम होता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए v इक्वल होता है v2 माइनस v1 के, यानी कि जो इन वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है m को वो किसकी इक्वल है, v2 माइनस v1 के। तो यहाँ पर v1 की जगह पर इस इक्वेशन की मदद से v2 माइनस v आ जाएगा, तो वो पुट कर देंगे इस जगह पर, v1 की जगह पर ये पुट किया, इक्वेशन ओपन की, mv2 माइनस mv प्लस mv2 आ गया। ये बेसिकली ना ये जहाँ से इसके नीचे आएगा ऐसे, वो थोड़ी इसकी अलाइनमेंट खराब हो गई है, इसने बिल्कुल यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, ये इसके सामने आएगा यहाँ पर। तो इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, तो mv इक्वल टू mv2 माइनस mv प्लस mv2। अब इसमें से v2 को अलग कर लेते हैं क्योंकि हम सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है स्मॉलर ऑब्जेक्ट की वो देखने जा रहे हैं कि वो डबल आती है या नहीं। तो v2 को वाली टर्म्स एक तरफ ले आए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए, v2 कॉमन लिया, m प्लस m इक्वल टू 2mv आ गया और ये v2 इक्वल आ जाएगा 2mv ओवर m प्लस m। तो v2 इक्वल आ जाएगा 2v के। कैसे, जो m है हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू है m की निस्बत, तो हम अगर सपोज करते हैं कि m को हम यहाँ पर निगलेक्ट भी कर दें, इसमें ऐड करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा, एक लार्जर वैल्यू पे एक स्मॉलर वैल्यू ऐड की जाए उसमें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये m और इस ये वैल्यू आपस में ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यू है, तो m और m प्लस m ये डिवाइड होके भी कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। तो v2 इक्वल होगा 2v के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइटर बॉडी थी वो मूव करेगी डबल वेलोसिटी के साथ हैवियर बॉडी की निस्बत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इलास्टिक कोलिजन इज डिफरेंट फ्रॉम इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन की अगर आपको डेफिनेशन मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम होता है बॉडी का वो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब जो डिफरेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में वो है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहा, चेंज कहां पे है, काइनेटिक एनर्जी में है। तो वो हम डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या चेंज है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती और वो चेंज हो जाती है साउंड की फॉर्म में, हीट में, रेडिएशन में या किसी भी और फॉर्म में, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यू किक अ स्टोन इन 1/100 seconds and 1/10 seconds टाइम इंटरवल, इन विच कंडीशन यू हर्ट मोस्ट। कि स्टोन को किक किया है पहले 1/100 सेकेंड्स से और फिर 1/10 सेकेंड टाइम इंटरवल से, तो किस कंडीशन में हमें ज्यादा सख्त चोट लग सकती है। अगर हम इम्पल्स की डेफिनेशन को देखें तो इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू टाइम। हमने क्या बताना है कि हर्ट ज्यादा किस कंडीशन में होगा, यानी कि किस कंडीशन में फोर्स हमारे पाँव पे ज्यादा लगेगी। तो इस इक्वेशन में से फोर्स को एक तरफ कर लिया, इम्पल्स ओवर टाइम आ जाता है। तो अगर इस इक्वेशन पे हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि फोर्स और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम, वो जो इन कॉन्टेक्ट टाइम है फुट एंड स्टोन का, वो अगर ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, लेकिन अगर वो टाइम कम है तो फोर्स कम अप्लाई होगी, यानी कि हम हर्ट कम होंगे। देयरफॉर T equal to 1/10 second hurt more as compared to 1/100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, at what point the velocity of a body is minimum and maximum on the trajectory of projectile motion। किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो मिनिमम होगी और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम होगी at maximum height because the vertical component is 0 at the maximum height। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो स्पीड है वो मिनिमम होगी मैक्सिमम हाइट पे। उसकी रीजन क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड आल्सो जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे और जहां पर जाकर उसने हिट करना है उस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी Vy इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे जो वर्टिकल कंपोनेंट Vy है वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन अ बॉडी अचीव्स इट्स मैक्सिमम रेंज इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी बॉडी मैक्सिमम रेंज कब अचीव कर सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगी हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है R इक्वल टू V0² G × sin 2θ, या आपने इसको पढ़ा होगा R इक्वल टू V0² sin 2θ/g। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो कर दिया वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। G की वेलोसिटी, जो G की वैल्यू है वो भी जाहिर सी बात है चेंज होनी है। मेन चीज इसमें एंगल है कि किस एंगल पे हम थ्रो करेंगे, और वही चीज हमने फाइंड करना है। तो हम इस एंगल को देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू साइन के लिए किसी भी एंगल के लिए 1 होती है, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन ऑफ एनी एंगल इज 1। तो जो फैक्टर हमारे पास sin 2θ है वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब इक्वल टू 1 होगा, यानी कि sin 2θ मैक्सिमम इक्वल होगा 1। ये किस केस में होगा ये देखते हैं। 2θ मैक्सिमम इक्वल टू sin इनवर्स 1, 2θ मैक्सिमम इक्वल टू sin इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई 90, थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 90/2। ठीक है, ये थीटा मैक्सिमम यहां से हटा देना है, ये नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 90/2 डिवाइड होके 45 आ जाएगा। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो वो मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा, यानी कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तो उस वक्त ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला है R इक्वल टू VI² sin 2θ/g, और H हमारे पास जो हाइट है उसका फार्मूला है VI² sin θ/2g। इसने ये कहा था कि किस एंगल पे दोनों इक्वल होंगे, तो हम इनको इक्वल रख के इसमें से एंगल फाइंड कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर कर लिया, इक्वल कर दिया, VI² से कैंसिल हो जाएगा,
जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये साइन थीटा इस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 4 कॉस थीटा के। जहां से साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल आ जाता है 4 के, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो tan इनवर्स 4 हमारे पास 76 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एंगल 76 डिग्री का है तो उस वक्त मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज ये दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द टू ट्रैजेक्टरी पाथ इज सेम। वैल्यूज बतानी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जिसके लिए हॉरिजेंटल रेंज दो ट्रैजेक्टरीज का सेम हो, यानी कि हमने दो प्रोजेक्टाइल, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके जरिए से हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं, दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। वो दो एंगल फाइंड करने हैं जिन एंगल्स पे हम उन ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो सेम पॉइंट पे करें, यानी कि हॉरिजेंटल रेंज उनकी सेम हो। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने से आंसर 90 डिग्री का आए, तो उन एंगल्स पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो उनकी रेंज सेम होगी। If the velocity of projection v naught and acceleration due to gravity g is kept constant, अगर velocity v naught और acceleration due to gravity g constant रखें तो there are two complementary angles, तो दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम इक्वल टू 90 हो, तो उस केस में हॉरिजेंटल रेंज उनकी सेम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट मैंने एक केस यहाँ पर सॉल्व किया है कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो एंगल 75 और 15 है, 75 प्लस 15 इक्वल टू 90 होता है, वही कंडीशन जो हमने बताई थी। तो 75 रेंज वाले फार्मूले में पुट किया, आंसर v नॉट स्क्वायर जी साइन थीटा साइन 0.5 आया है। ये जो साइन है इसको आपने हटा देना है, ये वैसे ही यहाँ पर टाइप हो गया है, v नॉट स्क्वायर जी ओवर जी साइन 0.5, और जब एंगल 15 पुट किया तो तब v नॉट स्क्वायर जी साइन 0.5 आया है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसे एंगल जिनका सम इक्वल टू 90 हो तो उस केस में जो हॉरिजेंटल रेंज है दो ट्रैजेक्टरी की वो सेम होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्पीड ऑफ ए रॉकेट बी इंक्रीज्ड। रॉकेट की स्पीड कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो मेन चीज है कि रॉकेट किस प्रोसेस के तहत मूव कर रहा होता है, कौन सा लॉ उस पर इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो बेसिकली वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जिस स्पीड से गैसेस रिजेक्ट हो रही हैं उसी स्पीड से वो जो हमारे पास रॉकेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो अगर हम गैसेस की इजेक्शन स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दें तो जो हमारे पास रॉकेट है वो उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल किस स्पीड से बर्न कर रहा है। सो फास्टर द रॉकेट बर्न्स इट्स फ्यूल द ग्रेटर विल बी इट्स स्पीड। जितनी स्पीड से रॉकेट फ्यूल बर्न करेगा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यू मटेरियल्स यूज करके जो ज्यादा इजीली मेल्ट नहीं होते, so the fire can be hotter and push the gas out the back faster for the same height. आग ज्यादा हीट अप हो जाएगी, वो पुश करेगी गैस को बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम वेट को, यानी कि रॉकेट का जितना वेट था उसी वेट को अगर हम जो न्यू मटेरियल्स हैं उनको यूज करते हैं जिनकी मदद से वो गैसेस को ज्यादा तेजी से इजेक्ट करवा सके, तो जो रॉकेट होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। मेनली कार्बन फाइबर मींस द रॉकेट नीड्स टू लिफ्ट लेस वेट देन बिफोर। हमारे पास इक्वेशन भी है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिड्यूस द मास बाय 10%, अगर हम मास को 10% रिड्यूस कर देते हैं एंड गेट 10% मोर एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स, तो हमें
10% एक्सेलरेशन मिलेगा सेम फोर्स पे। यानी कि दूसरी पहली रीजन गैसेस का इजेक्शन, और दूसरा अगर हम रॉकेट का मास डिक्रीज कर देते हैं तो तब। ये दो चीजें हैं जिनके जरिए से हम किसी भी रॉकेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कार आर पैरेलल, v is 0 but a is not 0 and a is 0 but v is not 0। कि ऐसी कंडीशंस बतानी हैं जिन पे वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a कार का पैरेलल हो, वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन 0 ना हो, और एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी 0 ना हो। तो पहले हम पहला केस देखते हैं पैरेलल का, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो। जब कार मूव कर रही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, तो कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उस कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में पैरेलल हैं। बी केस, जब वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं कार पे तो वो स्लो होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक आ जाती है, रेस्ट पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है। तो इस केस में वेलोसिटी v तो 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ। और सी, एक्सेलरेशन 0 हो लेकिन वेलोसिटी 0 ना हो। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उस वक्त कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, कोई चेंज नहीं आ रही है उसमें। तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी तो 0 नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।